नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं फर्स्ट लुक बिहार। मैं सेजल आपके साथ। आज हम जिक्र करने जा रहे हैं प्रजातंत्र की जननी कही जाने वाली वैशाली की, जो वैशाली लोकसभा 1972 में बना था, जिसके बाद से ही वैशाली का जो चुनाव होता है काफ़ी दिलचस्प माना जाता है। यहाँ पर इसके इतिहास में काफ़ी दबंग लोग भी यहाँ पर चुनाव जीत चुके हैं और फिलहाल में एनडीए और महागठबंधन की ओर इस बार वैशाली को लेकर काफ़ी खींचतान का माहौल है और कॉम्बिनेशन भी काफ़ी इस बार तगड़ा बैठा है। वैशाली में भूमियार, राजपूत और यादव ये तीन जाति काफ़ी संख्या में है और इस बार जातीय समीकरण का भी काफ़ी ध्यान रखकर पार्टियों के द्वारा सीट का बंटवारा किया गया और उम्मीदवारों को लाया गया है। एनडीए से इस बार लोजपा के कोटे में वैशाली सीट गई थी, जो पिछले कई बार से लोजपा के कोटे में ही जा रही है और इस बार जो वैशाली से हाल ही की सांसद वीणा देवी को ही फिर से एक बार लोजपा ने टिकट दिया है और महागठबंधन की ओर से मुन्ना शुक्ला, जो कि एक जाने माने नाम है राजनीति के क्षेत्र में, जिन्होंने इससे पहले भी एक बार जो 22,000 वोटों से हार गए थे वैशाली लोकसभा चुनाव पे, इस बार फिर से उन्हें महागठबंधन की ओर से मौका दिया गया है। तो इस बार क्या वैशाली लोकसभा सीट पर क्या कॉम्बिनेशन बनता है, किस तरह से वैशाली लोकसभा सीट को लेकर जो अभी खींचतान का माहौल है और कह सकते हैं जो इस बार की लोकसभा इलेक्शन में कॉम्बिनेशन बैठने की बात हो रही है, इस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ जुड़े हैं अरुण कुमार सिंह, जो कि एक राजनीतिक विशेषज्ञ भी है और साथ ही साथ पॉलिटिकल साइंस के प्रोफेसर भी है। इसके साथ साथ हमारे साथ राजनीतिक विशेषज्ञ और प्रोफेसर डॉक्टर विकास नारायण उपाध्याय भी हमारे साथ जुड़े हैं, उनसे भी हम बात करेंगे और वैशाली की इस लोकसभा सीट पर आपको आज का समीकरण बताएंगे। तो पहले आप अरुण सर, आपको क्या लगता है कि इस बार वैशाली की लोकसभा सीट पर कैसा कॉम्बिनेशन बन सकता है? देखिए, ऐसा है कि वैशाली का जो परिसीमन हुआ था 71-72 में, उसके बाद ये 1977 में अस्तित्व में आया और 1977 में जनता लहर में जनता पार्टी की ओर से दिग्विजय नारायण सिंह वहाँ पर चुनाव जीते थे। उसके बाद लगातार 80, 81 और 84 ये दोनों में सत्येंद्र नारायण सिंह की पत्नी किशोरी सिन्हा वहाँ चुनाव जीती थी और इस तरह से हम देखेंगे तो ज़्यादातर वहाँ से जो वैशाली का जब से निर्माण हुआ है, तो दिग्विजय नारायण सिंह को अगर हम छोड़ दें तो लगातार हम देखेंगे कि उषा सिन्हा को बीच में, उषा सिन्हा 2 साल के लिए 89 में एमपी वहाँ से हुई थी। उसके बाद राजपूत समाज के लोग ही वहाँ होते आए हैं। जो कंस्टिट्यूंसी की जो स्थिति है उसमें लगभग राजपूत, भूमिहार और जादव ये तीनों बराबर बराबर में हैं और उसके बाद मुसलमान और दूसरी जातियां हैं जिसमें कि ये क्या है, ये जो मलाह जाति है, निषाद जाति है, वो हैं और इस तरह से और भी लोग, कुर्मी भी हैं, कोयरी भी हैं, कुशवाहा जिनको कहते हैं, वो लोग भी हैं। तो एक ऐसा रहा कि वैशाली में एक परसेप्शन बना कि ये क्षेत्र जो है वो राजपूत बहुल क्षेत्र है। उसका कारण ये हुआ कि संयोग ऐसा बनते गया कि परिस्थितियाँ बनती गईं कि वहाँ पर राजपूत उम्मीदवार ही जीतते गए और उसमें जो सबसे बड़ा नाम वहाँ उभर कर आया वो डॉक्टर रघुवंश प्रसाद सिंह का है। क्योंकि डॉक्टर रघुवंश प्रसाद सिंह बहुत ही ईमानदार छवि के व्यक्ति थे और लगातार 1996 से लेके 2009 तक उन्होंने चुनाव लगातार वो जीते रहे और उसी में 2009 में मुन्ना शुक्ला जी ने उनका काफ़ी दूर तक पीछा किया और केवल 22,000 वोट से मुन्ना शुक्ला जी वहाँ हारे। तो रघुवंश बाबू का बहुत बड़ा योगदान है, खास करके जो वैशाली का पुनरुत्थान करना है। जो वैशाली आप जानते हैं सब लोग कि वो बुद्ध की कर्म भूमि है और जो हमारे महावीर हैं उनकी जन्मभूमि है वो। और उसके अलावा भी उसका एक महत्व है कि वो प्रथम गणतंत्र उसको माना जाता है कि दुनिया में जिस समय गणतंत्र की चर्चा नहीं कोई करता था, उस समय वैशाली जनपद में गणतंत्र था। वहाँ डिसीजन जो होते थे वो बैठकर होते थे। तो एक बहुत बड़ा उसका अपना महत्व है। और इस बार लालू यादव ने बहुत दिनों के बाद
बहुत दिनों के बाद किसी भूमिहार समाज के किसी व्यक्ति को टिकट उन्होंने देने की हिम्मत दिखाई है। क्योंकि भूमिहार समाज जो है उसका लालू यादव से 36 का आंकड़ा है। जिस समय से लालू यादव सत्ता में आए और जो दक्षिण बिहार में जो नरसंहार हुए उसके बारे में भूमिहारों की समझ है कि वो नरसंहार परोक्ष रूप से लालू यादव के पेट्रोनेज में वो हुआ था, ऐसा लोग कहते हैं। तो इस तरह से एक दूरी बनती हुई चली गई। तो एक नया प्रयोग और बहुत हिम्मत वाला प्रयोग राष्ट्रीय जनता दल ने और उसके सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव जी ने किया है कि उन्होंने एक भूमिहार को वहाँ से देकर एक आजमाइश और A to Z पार्टी ये बने उसकी ओर उन्होंने अपना ये किया है। अब आगे तो इस समय बताएगा, परिणाम बताएगा। चूँकि भूमिहार जाति जो है वो बिहार के अंदर सबसे अगर कोई प्रबल रूप से किस एनडीए के साथ अगर कोई जाति है तो भूमिहार समाज है। भूमिहार समाज अपने कैंडिडेट को देखा है मुजफ्फरपुर में कि अखिलेश प्रसाद सिंह को भूमिहारों ने हराया और एनडीए के निषाद जो अजय निषाद थे उनको चुनाव जिताने का काम किया। तो भूमिहार इस तरह का लोग है कि जो आरजेडी के खिलाफ में वो अपनी जाति के कैंडिडेट को भी हराता है, जो कोई दूसरा समाज यहाँ पर वैसा नहीं करता है। तो इसलिए देखना है कि वैशाली में क्या इस बार कुछ अलग तरीके की भूमिहारों की रणनीति होगी और उसके अनुसार काम होगा। प्रोफेसर, आपको क्या लगता है कि इस बार वैशाली की जन्मभूमि पर जो किस तरह से कॉम्बिनेशन बैठ सकता है? इस बार वैशाली जो जनतंत्र की जननी है वो वहाँ दो इस बार कांटे का संघर्ष देखने को मिलता है। आरजेडी के कैंडिडेट जो महागठबंधन के हैं मुन्ना शुक्ला और दूसरे तरफ दूसरी बार प्रत्याशी हैं जो एनडीए की तरफ से बीना देवी जी, वो दोनों में संघर्ष है। लेकिन ऐसा लगता है कि यहाँ 6 कुल मिलाकर के असेंबली कंस्टिट्यूएंसी है जिसमें वैशाली एक है अपने आप में, और भी जो कंस्टिट्यूएंसी यहाँ है उसमें 3 राजपूत विधायक हैं और तीनों राजपूत विधायक की ओर से यह प्रयास होगा कि उनके अपने सारे मत जो राजपूत यहाँ के चार इस तरह से हैं, 3 ही हैं जैसा कि यहाँ पर विधायक हैं यहाँ के राजपूत विधायक, जैसा कि हमने कहा आपको, और उनके तरफ से यह प्रयास होगा कि उनके अपने मत जो हैं वो राजपूत को जो कैंडिडेट हैं, और यहाँ अभी तक ये सबसे बड़ी बात है कि अभी तक राजपूत कैंडिडेट ही यहाँ से जीतता आया है, और जिसमें कि एक बड़ा नाम है किशोरी सिन्हा जी, रघुवंश बाबू और भी लोग जो जीतते आए हैं वो राजपूत ही कैंडिडेट जीतते आए हैं यहाँ। इस बार की लड़ाई बड़ी दिलचस्प है यहाँ जो मुन्ना शुक्ला जी के। लेकिन यह इस बार भूमिहारों को यह देखना होगा, मैं स्पष्ट रूप से कह रहा हूँ खुल करके कि भूमिहारों को यह देखना होगा कि किस तरह से वो अपने वोट को कंसोलिडेट करते हैं और कंसोलिडेट करके वोट को एक तरफ वो डालने का प्रयास करते हैं, और उनके साथ ही भूमिहार के लोग जो लोग भी डालेंगे उनके साथ अन्य जात के लोग भी, जो यादव का वोट है, जो बैकवर्ड का वोट है, जिसको कि अनुसूचित जाति की का वोट है, और करीब करीब काफ़ी मत का संख्या है। अगर ये इन ब्लॉक वोट सारे, जैसा कि हम लोग इसका आकलन करते हैं धरातल पर जा करके हम लोगों ने आकलन किया है, तो ये लगता है कि अगर इन ब्लॉक ये वोट अगर चले जाते हैं मुन्ना शुक्ला को, तो इस बार ऐसा हो सकता है कि राजपूत जो कैंडिडेट हैं बीना देवी वो उनको पछाड़ खाना पड़े इस बार। लेकिन बहुत ही सोच समझ के समय आएगा तो वहाँ पता चलेगा कि किस तरह की व्यवस्था, किस तरह की लड़ाई दोनों कैंडिडेट में। लेकिन ये यहाँ पर इस क्षेत्र में कांटे का संघर्ष है दोनों के बीच में अभी की जो स्थिति बन रही है। चूँकि जैसा कि हमारे प्रोफेसर अरुण कुमार सिंह ने कहा कि A to Z की पार्टी बनाई गई है। तेजस्वी ने इसके पहले भी कहा था, मुसहरी का जो चुनाव हो रहा था अमर पासवान का, उसमें कहा था कि A to Z की पार्टी हम लोग बना रहे हैं, जिसमें कि मुन्ना शुक्ला को बहुत सोच समझ करके एक तगड़ा कैंडिडेट के रूप में बीना देवी के विरोध में उतारा गया है। और बीना देवी ने, मुझे कहने में कोई गुरेज नहीं है कि बीना देवी ने यहाँ
इस वैशाली की धरती पर कोई उस तरह का जो पर्यटन स्थल जो होना चाहिए था बिहार में, अगर यही दूसरे जगह रहता तो ये दूसरे तरह का पर्यटन स्थल रहता। रघुवंश बाबू एक बड़े नाम थे यहाँ जो लगातार जीतते आए और उन्होंने भारत सरकार में मंत्री का पद सुशोभित किया और उन्होंने मनरेगा नाम का एक वहाँ जो चलाया, मनरेगा जो पूरे भारतवर्ष में प्रसिद्ध हुआ, ये उनकी देन, एक बहुत बड़ी देन मानी जाएगी। लेकिन वैशाली का जो विकास होना चाहिए था इन सांसदों के द्वारा, वह विकास देखने को नहीं मिलता है। यह मुन्ना शुक्ला उस धरती के लोग हैं और उनसे बहुत आस लोग लगाए हुए हैं, जैसा कि लोगों ने बताया वहाँ पर जाने के बाद कि उनसे बहुत आस है। इसलिए देखिए इस बार पासा पलटने का उम्मीद हम लोग देख रहे हैं, क्योंकि इस बार एनडीए में भी कुछ लोग वीणा देवी के उम्मीदवार बनने से नाराजगी जताई जा रही है, क्योंकि लोजपा के ही कुछ 22 लोगों ने इस्तीफा दे दिया था जब वीणा देवी को उम्मीदवार बनाया गया। तो लगता है कि एनडीए में भी कई कारण नाराजगी और भूमिहारों में भी तो है। हाँ, इस बार ये बात आपने बहुत स्पष्ट ढंग से समझाने का प्रयास किया है और बहुत स्पष्ट है कि वीणा देवी से पहले जो रालोसपा जो था, उस रालोसपा में वीणा देवी पहले इनसे हट करके अलग चली गई थी ये रामविलास के गुट से, और वो पारस के साथ चली गई थी। तो उसके बाद पुनः ये इसमें चली आई, इनके साथ आकर के रामविलास के साथ चली आई और रामविलास के साथ आने के साथ ही वहाँ एक जो समीकरण, जो जिस तरह का लोग सोच रहे थे, वो समीकरण वहाँ नहीं बन सका। हो सकता था कि दूसरा एनडीए गठबंधन से दूसरे प्रत्याशी आते, लेकिन चूंकि वीणा देवी वहां की पुरानी प्रत्याशी थी और जैसा कि चर्चा में है बात, हम लोग स्पष्ट रूप से नहीं जानते हैं, चर्चा में है बात कि काफी पैसे के बाद और ये सब लेने देने के बाद ही उनको वह सीट दिया गया है। ये तो आने वाला समय बताएगा और देखने के बाद पता चलेगा कि क्या आखिर क्या मुद्दा है। लेकिन वहाँ पर जो भूमिहार जाति के लोग हैं उनमें भी आक्रोश देखा जा सकता है, उनमें भी ये आक्रोश है कि ये किस तरह से इनको, कैसे इन्होंने वहाँ के संसदीय क्षेत्र को, अपने संसदीय क्षेत्र का वो तरह से विकास नहीं किया है। लेकिन अब है कि मुन्ना शुक्ला के ऊपर बहुत बड़ा उत्तरदायित्व है और वो उन पर यह निर्भर करता है कि किस तरह से वह पूरे एरिया के वोट को पोलराइज अपने पक्ष में करते हैं। और जो जिस पर राजद ने एक चैलेंज स्वीकार किया है मुन्ना शुक्ला को दे करके, एक भूमिहार कैंडिडेट को वहां दे करके, कि वह किस तरह से आने वाले समय में राजपूत को परास्त करते हैं। और यह जातीय समीकरण की लड़ाई है, एक तरह से देखा जाए तो वहां जातीय समीकरण की लड़ाई है। आज तक राजपूत ही जीतता आया है और भूमिहारों के लिए खास करके एक बहुत बड़ा मौका आया है जो एक तरह से पोलराइज होकर के मुन्ना शुक्ला को वहां से अधिक वोटों को जिता दे। चूंकि हरिंदर कुमार जो यहाँ छात्र संघ के बिहार विश्वविद्यालय के नेता थे, उन्होंने भी चुनाव वहां लड़ा था, लेकिन वो भी नहीं वहां जीत पाए थे, राजपूत से वो भी परास्त हो गए थे। लेकिन अब की स्थिति, जो तत्कालीन स्थिति और तत्कालीन परिस्थिति ये बन रही है कि इसमें बहुत दिलचस्प लड़ाई पूरे बिहार के धरती पर वैशाली का होने जा रहा है, जिसमें मुन्ना शुक्ला वर्सेस वीणा देवी की लड़ाई होगी। तो प्रोफेसर, आपको क्या लगता है कि वीणा देवी से जो एनडीए में नाराजगी और भूमिहार में नाराजगी, इसका फायदा मुन्ना शुक्ला को जमीनी स्तर पर मिलेगा? देखिए, ऐसा है कि आपको पहले इस बात को समझ लेना चाहिए कि वीणा देवी अपने आप में बहुत बड़ी राजनेत्री नहीं है। उनके पीछे मुजफ्फरपुर के अभी जो राजनेता हैं मुजफ्फरपुर में, उसमें सबसे ज़्यादा क्लाउट रखने वाले मजबूत व्यक्ति दिनेश सिंह हैं। और दिनेश सिंह की पकड़ पूरे मुजफ्फरपुर में जिला परिषद के और जो लोकल सेल्फ गवर्नमेंट से जो चुनाव होता है उससे वो एमएलसी हैं। तो नीचे लेवल तक, यानी ग्राउंड लेवल तक मुखिया और उसका जो पार्षद होता है और फिर जो जिला के स्तर पर जो जिला पार्षद होते हैं, वो सब पर ग्रिप है इनका। इसलिए हमारे जो मित्र उपाध्याय जी जो बात कह रहे थे, वो इतना आसान नहीं है मुन्ना शुक्ला जी के लिए। क्योंकि एक तो है कि एक पैसे की बात भी आ जाती है, आजकल धन बल की बात आ जाती है, पैसा बहुत खर्च होता है। तो पैसा खर्च करने में भी ठीक है, दोनों आदमी उसमें समानता हो सकती है। लेकिन जो इस तरह का ग्रिप है दिनेश सिंह का, और एक चुनाव ये वीणा देवी नहीं लड़ रही हैं, चुनाव दिनेश सिंह लड़ रहे हैं। वीणा देवी सामने में हैं, उनको वो कैंडिडेट हैं। तो जितना आसान समझा जा रहा है उतना आसान नहीं होना है, पहली बात। दूसरी बात ये है कि असल चीज़ जो मैंने शुरू में कहा था कि देखना होगा कि
भूमिहार समाज इस बार क्या करने जा रहा है, क्योंकि ये पहली दफ़ा होगा अगर लालटेन पर वोट भूमिहार समाज देगा तो एक हम समझ रहे हैं कि एक विलक्षण बात बिहार के लिए होगी और हो सकता है कि इसके दूरगामी परिणाम निकलें। अभी भी जो लोग हैं वो जो भूमिहार समाज के लोग हैं उन लोगों से बात होती है तो वो लोग लालटेन को पचाने के लिए तैयार नहीं हैं, लेकिन जो स्थितियां बन रही हैं और उसमें बहुत सारी बातें आई हैं, बहुत सारी चीज़ें आई हैं जिसके चलते नाराज़गी है लोगों में, तो एक ही है। दूसरी एक बात और समझनी चाहिए कि जो प्रधानमंत्री का जो अपना वोट बैंक है, जो प्रधानमंत्री का वोट बैंक बड़ा इम्पोर्टेंट है, जो कि बिल्कुल शांत रहता है वो, लेकिन वोट डालता है वो मोदी को, वोट डालता है वो मोदी को। और ये लोकसभा का चुनाव है, तो लोकसभा के चुनाव में राष्ट्रीय जनता दल को सरकार नहीं बनाना है। राष्ट्रीय जनता दल कोई बनाने नहीं जा रहा है। 2-4 सीट मान लीजिए जीतेंगे, 5 सीट जीतेंगे तो उससे कुछ बनता बिगड़ता नहीं है। इसलिए एक ये भी भावना चलती है कि नहीं साहब, विधानसभा के चुनाव में हम देखेंगे इस चीज़ को कि वहाँ हम राजद को दें या हम जिसको दें। मतलब इस लोकसभा, वैशाली लोकसभा में मोदी फैक्टर काम कर सकता है कहीं वीणा देवी के? देखिए, मोदी फैक्टर पूरे देश में काम कर रहा है। अगर कोई आदमी ये सोच रहा है अगर कि मोदी फैक्टर दक्षिण में भी काम कर रहा है, मोदी फैक्टर कल में ये वेस्ट बंगाल में, पश्चिम बंगाल जो है वहाँ काम कर रहा है, नॉर्थ ईस्ट में काम कर रहा है, तो मोदी का अपना जिस तरह से लालू यादव जी का एक संपर्क करने का तरीका था, उससे भी बहुत बेटर ढंग से जनता के साथ कनेक्ट होने की खूबी मोदी जी में है। और वो जो वोट एक है, जो साइलेंट वोट है, वो हल्ला नहीं करता है, वो चुपचाप मोदी के नाम पर वोट करता है। उसमें हिंदुत्व का पुट मिल जाता है। और जो लाभार्थी हैं, एक बड़े पैमाने पर जो लाभार्थी हैं जिनको पिछले 5-7 वर्षों से उनको फ्री अनाज दिया जा रहा है, वो सब हैं। तो उसको हम लोग देख नहीं पाते। हम लोग सीधे मोटा मोटी जोड़ लेते हैं कि राजपूत इतना है, भूमिहार इतना है, यादव इतना है, चूँकि ये महत्वपूर्ण जातियाँ हैं। लेकिन वो जातियाँ जो चुपचाप बैठी हुई हैं, वो वोट वीणा देवी को और दिनेश सिंह को नहीं, वो वोट मोदी को पड़ता है। इसलिए तब है कि भारतीय जनता पार्टी वहाँ डायरेक्ट नहीं है, वहाँ इनडायरेक्ट है। वहाँ लोक जनशक्ति पार्टी जो रामविलास के नाम से है, उसके के प्रतिनिधि के रूप में है। इसलिए इसको देखना होगा। और बड़ा दिलचस्प ये बात भी जरूर ये अवश्य है कि बड़ा दिलचस्प मुकाबला होने जा रहा है, जैसा हमारे मित्र उपाध्याय जी ने बताया। तो आपको क्या लगता है इसमें जो मोदी फैक्टर? मैं एक बात कहना चाहूँगा, राजनीतिक विश्लेषक के रूप में मैं एक बात बहुत स्पष्ट ढंग से कहना चाहूँगा। मोदी फैक्टर हो सकता है मैं कह रहा हूँ, लेकिन मोदी के लिए अभी एक बहुत बड़ी इस देश में सामने उनके चुनौती है। वो चुनौती ये है कि बहुत सारे बात मोदी के विरोध में खुल करके सामने आए हैं, जैसे स्टेट बैंक के बॉन्ड वाला मामला आया है, और भी दूसरे तरह के बहुत सारे मोदी के संबंध में, मोदी के अगेंस्ट में ये बात सारी जा रही है। आप जा करके वहाँ ग्रास रूट पर अध्ययन करें। लूथर गुलिक एक लोक प्रशासन का बहुत बड़ा विद्वान हुआ। उसने कहा कि पूरे धरातल पर पोस्टकॉर्प का सिद्धांत जो है, उसी पोस्टकॉर्प के सिद्धांत को वहाँ एक तरह से मुन्ना शुक्ल ने लागू किया है, आरजेडी ने लागू किया है, प्लानिंग किया है, ऑर्गेनाइजेशन अपनी खड़ी की है, वहाँ सबऑर्डिनेशन, उनके बहुत सारे अपने वोटर्स हैं, एक क्लास के वोटर्स हैं उनके अपने। वो क्लास के वोटर्स वो सारे चीज़ों को ताक पर रख देते हैं, 5 किलो चावल, गैस, ये वो सारा चीज, और अपने जातीय समीकरण के तहत वो वहां वोट देने के लिए तैयार है। ऐसा रिपोर्टिंग वहां से आ रही है। बजट का प्रोविजन वहां किया गया है पूरे इसमें लालू यादव की तरफ से, और पैसे का। आज तो मीसा भारती का एक हम लोग सुन रहे थे कि अगर जीत के आएंगे तो वो जेल भेज देंगी सबको। तो इस तरह के सारे बयान आ रहे हैं, एग्रेसिव करने का बयान आ रहा है कि वो मोदी के जो फैक्टर्स हैं उसको एग्रेसिव किया जाए। तो इन सारे इसके तहत में वहाँ पर जो दिलचस्प, जो हमने कहा कि वहाँ दिलचस्प मुकाबला होने की संभावना है। तो सारे भूमिहार प्लस और दूसरे जात के लोग, चूँकि इसमें जातीयता से हम लोग भारतीय राजनीति में जातीयता से हम लोग कहीं गुरेज नहीं कर सकते हैं, कहीं परहेज नहीं कर सकते। पूरे जातीय समीकरण पर, खास करके बिहार की धरती पर जब जातीय समीकरण है, कास्ट पॉलिटिक्स इन इंडिया हम लोग पढ़ाते भी हैं, बताते भी हैं कि कास्ट पॉलिटिक्स इन इंडिया, और खास करके बिहार की धरती पर तो ये जबरदस्त रूप से छाया हुआ है, जहां की सारी परिस्थिति गौण हो जाती है और जातीय समीकरण उभर करके सामने आता है। उसमें ऐसा लगता है कि इस बार लगता है कि कुछ वहां उलटफेर होने वाली स्थिति बन रही है।
बहुत बहुत धन्यवाद आपको। तो जैसा कि आपको बताया कि इस समीकरण में किस तरह से वैशाली की सीट को लेकर जो हम कहते हैं कि भूमिहार, राजपूत और यादव जिनकी संख्या सबसे ज़्यादा मानी जाती है, लेकिन अन्य जातियां जो मुस्लिम और दलित समुदाय या सहनी समुदाय के जो लोग हैं इनको भी इग्नोर नहीं किया जाता। ये साइलेंट वोटर हो सकते हैं, मोदी फैक्टर काम कर सकता है वैशाली में। वहीं कहीं ना कहीं मुन्ना शुक्ला अगर भूमिहार एकजुट होकर मुन्ना शुक्ला को वोट डालते हैं तो मुन्ना शुक्ला के हित में भी आ सकता है वैशाली लोकसभा सीट का। अब ये देखना होगा दिलचस्प, ये जो वैशाली लोकसभा सीट को लेकर कशमकश का माहौल है और एक वैशाली को लेकर काफ़ी प्रश्न चिन्ह भी लोगों के मन में उत्पन्न है, ये तो अब चुनाव के परिणाम के बाद ही पता चलेगा। तो इस खबर में बस इतना ही और खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। हमारे फेसबुक चैनल को लाइक कीजिए, हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।